हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 9 का साइंस का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 80 मार्क्स का होने वाला है और इस क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर राइटिंग के लिए 3 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे अलग अलग सेक्शन आप बोल सकते हो। सेक्शन ए जो होगा इसके अंदर आपके लिए एमसीक्यू नेचर के क्वेश्चंस होंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है। सेक्शन बी के अंदर आपके पास 6 वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी होगा आपका, जिसमें 7 क्वेश्चन होंगे जो कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका सेक्शन डी और सेक्शन डी के अंदर आपको लॉन्ग आंसर लिखने होंगे और ये जो मार्क्स पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलेंगे वो 5 मार्क्स होंगे, यानी 3 क्वेश्चन से 5 मार्क्स ईच हो जाएंगे। और फाइनली लास्ट में आपका सेक्शन ई होगा, जिसके अंदर आपके पास ये 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए आपको ये 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली पैटर्न है आपके क्वेश्चन पेपर का, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस आर आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ अ सर्कल। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि भी जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। और 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। 4 ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता होगा वो आप अपने आंसर में नीचे लिख देंगे। देखो, चाहो तो जो भी करेक्ट आंसर है उसके आगे ऐसे बॉक्स बना के टिक भी लगा सकते हो आप, या फिर नीचे सोल्यूशन लिख कर या आंसर लिख करके आप नीचे आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। यानी कि किसी भी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, वो क्या देता है, क्या इसकी क्या वैल्यू होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो 4 ऑप्शन है आपके पास, इन 4 ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता होगा वो आप चूज करके अपने नीचे आंसर में लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द इंटीरियर ऑफ ए ऑब्जेक्ट कॉज द ऑब्जेक्ट टू। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंटरनल पार्ट होता है, जो इंटीरियर होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस चीज के लिए क्यों कॉज करता है, क्या ऑब्जेक्ट जो है किस चीज की वजह से ये होता है। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि स्पीड डिक्रीज, इंक्रीज, या जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज। मून सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा एज कंपेयर टू अर्थ से कंपैरिजन करके आपको आंसर बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। इन चारों में से जो भी आपको करेक्ट लगता है उस पर आप टिक लगा देंगे या नीचे आंसर में आप लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 2 बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए, किसी भी 2 डिफरेंट बॉडी है, सपोज ए और बी है, तो इसके अंदर पूछा जा रहा है आपसे कि इस दोनों के बीच में ऐसी कौन सी चीज हो जिस पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि 3 आंसर यहाँ पे करेक्ट है, 1 आंसर रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग वाला जो ऑप्शन है आपके पास वो आपको चूज करना है, वो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें सिंपल से यूनिट वैल्यू आपसे पूछी गई है कि 1 किलोवाट जो होता है वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए, जो भी आपको लगता है। देखो, किलो का अगर मीनिंग आपको क्लियर है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप करके ले जाएंगे और उसके बाद अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस विच कंप्रेशन और द रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट ऑफ ए टाइम गिव्स डैश। किसी भी चीज के अंदर जब आप कोई भी कंप्रेशन डालते हैं या फिर रेयर फ्रैक्शन डालते हैं उसके ट्रेवल में, तो क्या टाइम क्या गिफ्ट प्रोवाइड करता है, हमें ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 आंसर दे दिए गए। इन चारों आंसर में से आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है ये आपको चूज करके बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 और 8th क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर्स आपको दे रखे हैं और ये सारे के सारे जो टेम्परेचर, तीनों टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और आपको बोला गया इस डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले आप जो भी कैलकुलेशन है कहीं पे रफ में कैलकुलेशन कर लीजिए तीनों के लिए और यहाँ पे आपके पास आंसर भी दे रखे हैं, करेक्ट आंसर भी। और देखिए, जिस ऑर्डर में दे रखा है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पहले है तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला आंसर आएगा वो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए आएगा। तो इसी तरह से 4 आंसर आपको दे रखे हैं, जो भी करेक्ट आंसर है करेक्ट ऑर्डर में है। ठीक है, वो आपको चूज करके अपने आंसर में लिख लेना है नीचे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टाइडलिन इफेक्ट। टाइडलिन इफेक्ट को किस चीज को शो कर रहा है, इनमें से जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है वो आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए फोर्स attraction between their particles, which one of the following represent
द करेक्ट अरेंजमेंट। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्ट अरेंजमेंट जो है ये आपको बताना है, जो कि इंक्रीज कर रहा है किसी भी फोर्स को। ठीक है, तो जो भी आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर लगता है ये आपको चूज कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, और 11 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज द मास नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट। कि देखिए जब भी किसी की भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इन सब चीजों एटम की बात करें तो उसमें जो मास का जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, सिंपली आपको वो जो करेक्ट आंसर है वो चूज कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन। ओजोन जो लेयर है उसके बारे में पूछा जा रहा है, इसकी एटोमिसिटी क्या है ये आपको बताना है। तो चार नंबर यानी कि चार इसकी वैल्यू दे रखी है, चारों में से जो करेक्ट वैल्यू है ये आपको बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोसिस इन द प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है तरह से आपके पास, और इनमें से जो भी आपको लग रहा है कि इन तीन तो आपके पास ये आंसर है, और अगर इन तीनों में से जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको चूज कर लेना है। यानी कि अगर आप तीनों में से कोई भी आंसर आपको करेक्ट नहीं लगता है तो आप चौथे ऑप्शन पे भी जा सकते हो, नन ऑफ दीज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। किसी भी सेल के अंदर जो एक ऑर्गेनेल होता है और उसे सुसाइडल बैग बोला जाता है, वो आपको चूज करना है। तो यानी कि ये और किसी भी ऑर्गेनेल की जो उसके जो पार्ट्स होते हैं सेल्स के, वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, आपको डेड या फिर सुसाइडल बैग इसमें से किसको बोलेंगे ये आपको बताना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15, और 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू। इन चारों में से, यानी कि ये तीन है आपके पास, ए बी और सी को देखोगे, इन तीनों में से आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो कनेक्टिव टिश्यू है। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि इन चारों के चारों, यानी ऑल द अबव दे रखा है कि ये चारों के चारों क्या कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपको लगता है हाँ है, यस आपका आंसर है, तो आप डी पे भी जा सकते हैं। यानी कि चार में से आपको एक करेक्ट आंसर आपका चूज कर लेना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रैपिड एलोगेशन ऑफ ए बैम्बू स्टीम इज ड्यू टू। देखिए बैम्बू स्टीम जो होता है इसके अंदर जो रैपिड ग्रोथ जो होता है, इसको एलोगेशन जो होता है, उसके पीछे रीजन क्या है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों में से जो भी करेक्ट आंसर है ये आपने चूज कर लेना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ए एपिस सेरेना इंडिका। एपिक सेरेना इंडिका का जो दूसरा नाम है, अदर नेम क्या है, ये आपको चूज करना है। और ये चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं कि पहले देखो ए बी सी में तो आपके पास आंसर है, और अगर आपसे ये लग रहा है कि इन तीनों में से करेक्ट आंसर कोई सा भी नहीं है तो आप डी भी लगा सकते हैं। यानी कि चार ऑप्शन होंगे, चारों में से करेक्ट ऑप्शन जो भी आपको लगता है वो आपने चूज कर लेना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ये आपका है, जिसके अंदर देखो पहले तो आपको ये समझना है ये जो क्वेश्चन है 18, 19 एंड 20, देखिए तीनों के अंदर जो असर्शन और रीजनिंग जो है, रीजन जो है इसका, इन तीनों का साथ के साथ यहां दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, और इनके जो ऑप्शन है ए बी सी डी ये आपको पहले दे दिए गए। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो दोनों स्टेटमेंट आपके पास है, ठीक है, असर्शन और रीजन जो है ये आपको पहले पढ़ लेना है यहाँ पे। ठीक है, जो भी पढ़ लोगे आपको लगता है कि हाँ करेक्ट रीजन है या जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी वो आपको चूज करना है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, फिर अगेन 19 में भी ये करेंगे कि पहले आप क्वेश्चन को यहाँ रीड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ ऑप्शन में जाएंगे आप, और इसी तरह से आपने 20 में भी करना है। यानी तीनों क्वेश्चन जो है आपके असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड ये क्वेश्चन है, पहले आपको स्टेटमेंट और रीजन दोनों पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, और ये तीन आपकी क्या है, एमसीक्यू नेचर के क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, ये तो बात रही सेक्शन ए के अंदर, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन जो हमने रीड करे या समझे, इसमें ये सारे के सारे एमसीक्यू नेचर यानी कि ऑब्जेक्टिव नेचर वाले क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं सेक्शन बी, जहां पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर आपको लिखने होंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2s, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन एट t इक्वल टू 2s। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है इसकी वेलोसिटी, और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, वैल्यूज आपको गिवन है, तो इस वैल्यू को यूज करके आपने क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को काउंट करना है, कैलकुलेट आपको करके अपना आंसर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपको बोला जा रहा है मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 seconds टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड, कैलकुलेट द फोर्स एक्सटेंडेड by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको वेलोसिटी आपको दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें फोर्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि अगर इसका मास आपके पास है
और आपके पास वेलोसिटी आपके पास है, तो फोर्स कितना लग रहा है इसके अंदर ये आपने कैलकुलेट करके बता देना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फार्मूला, अगर आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका मोलिकुलर मास क्या होगा ये आपको बताना है। और देखिए यहाँ पे आपको गिवन कुछ हिंट भी दे रखा है कि H मींस क्या है, S की वैल्यू कितनी है, O की वैल्यू। देखो कई क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह से इनकी वैल्यूज मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। बेटर ये है कि आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसे अच्छे से लर्न कर लेना है, कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आपको वैल्यू पता होगी तब इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। यहाँ तो गिवन है बट इट इज नॉट, ये मैंडेटरी नहीं है कि हर बार आपको ये मिल जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब घर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि ये आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि कोई एक सोल्यूशन है जिसकी जो टोटल वैल्यू जो आप देख सकते हो वो आपके पास है 550 ग्राम, और इसमें से बोला जा रहा है कि 110 ग्राम जो इसके अंदर है वो कॉपर सल्फेट है। अब क्वेश्चन आपके लिए कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। देखिए टोटल भी गिवन है और कॉपर सल्फेट का जो शेयर कितना है इसके अंदर वो आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ ए सेल। किसी भी सेल के अंदर जो अगर हम वाटर की बात की जा रही है यानी H2O और CO2 इन दोनों के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि किस तरह से किसी भी सेल के अंदर ये अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, ये आपको बताना है। यानी कि इसका जो मूव जो होता है इनसाइड इन और आउट जो होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपका, तो एटलीस्ट 2 रीजन या 2 वे आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो, यानी कि इनके बारे में बता दोगे, एक बार आउट के बारे में बता दोगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपके पास इंटरनल चॉइस है, यानी कि इन दोनों क्वेश्चन में से ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। कोई भी प्लांट है हमारे सामने जो होते हैं वो किस तरह से अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिसीव करते हैं, ये प्रोसेस आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है। और सेकंड ऑप्शन जो नीचे दे रखा है इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ द ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। यानी कि जब भी हम फूड ग्रेन वगैरह स्टोर करते हैं तो किसकी फूड ग्रेन में कुछ लॉसेस वगैरह जो होते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से लॉस होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 रीजन या 2 फैक्टर्स आपको इसके अंदर मेंशन कर देने हैं, तो जब जाके आपको ये 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये तो बात रही सेक्शन बी की। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट है, और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा शॉर्ट आंसर वाले, यानी कि थोड़ा सा आपको 2 या 3 सेंटेंस में एटलीस्ट आपको आंसर ये लिखने होंगे। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पूछा गया है कि स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव फोर्स फ्रॉम इट। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छे से ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ, बेसिकली आपको ये तीनों लॉ फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों आपको लर्न होने चाहिए, किसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन पेपर में जैसे आप देख रहे हैं सेकंड लॉ के बारे में पूछा गया है तो आप उसके बारे में बता देंगे, अदरवाइज आप फर्स्ट और थर्ड भी लर्न करके आपको रख लेना है। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पार्ट बने हुए हैं। ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है इफ स्मॉल एंड बिग स्टोन्स आर ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस साइमल्टेनियसली which one will reach the ground first। देखिए 2 पत्थर अलग अलग आप सेम ग्राउंड मतलब सेम हाइट वाले एक बिल्डिंग से कहीं से ड्रॉप करते हो, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भी कौन नीचे पहले गिरेगा, इसके बारे में आपको बताना है। और फिर ये जो आप आंसर जो भी लिखोगे उसके पीछे आपको रीजन भी देने अपने। ये तो एक ही बात होगी। बी में आपसे बोला जा रहा है व्हाट कीप्स द मून इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन अराउंड द अर्थ। देखिए अर्थ के चारों तरफ हम लोग जानते हैं कि मून रोटेट करता रहता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अर्थ का ये नेचुरल सैटेलाइट है जो इसके सराउंडिंग में मूव करता रहता है। ऐसा क्यों करता है इसके पीछे आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, यानी कि क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का है तो 1.5 मार्क्स तो आपका ए पार्ट का हो जाएगा और 1.5 मार्क्स आपका बी पार्ट का आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29, और 29 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि हाउ द कोलाइड सोल्यूशन ऑफ सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। देखिए कोलाइड सोल्यूशन के बारे में अब बोला जा रहा है कि कोलाइड और सोल्यूशन में और सस्पेंशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन तीनों के बीच में, ये आपको बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस बताना है इन तीनों के बीच में, कोलाइड सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच में। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30, और 30 क्वेश्चन में आपके पास ये इंटरनल चॉइस है, यानी कि इन दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले में से कोई भी एक करना है आपको।
पहले हम फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है ऊपर वाले में, नेम एंड डिफाइन द टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विच पोस्टुलेट्स द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एक्सप्लेन बोथ द लॉ। इसकी जो दोनों लॉ है, दोनों लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है और बता देना है, ठीक है। और सेकंड में आपसे बोला जा रहा है व्हाट आर द पॉली एटॉमिक कॉइंस आयंस, गिव एग्जांपल। तो सबसे पहले ये पॉली एटॉमिक आयंस के होते क्या है, इसकी मीनिंग डेफिनेशन ये आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है इसके एग्जांपल आप मेंशन करिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपसे बोला जा रहा है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इन सबके आपको केमिकल फार्मूला बताना है, ठीक है। पहले मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसके बारे में बोला जा रहा है ए में। अब बी में आपसे बोला जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि इन दोनों में से कोई भी दोनों के जो आपके पास जो है केमिकल फार्मूला जो भी बनते हैं इनके, ये आपको मेंशन कर देना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 क्वेश्चन जो है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द पेरेकाइमा, क्लोरेकाइमा एंड स्क्लेरेकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होता है उन बेसिस पे इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। अब देखो यहाँ पे ना, देखो थ्री डिफरेंट टर्म्स है आपके पास, और तीनों के बारे में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एटलीस्ट 3 रीजन तो आपको जरूर मेंशन करने हैं, ठीक है। तब जाके आपको इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स यानी कि 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि हाउ इज प्रोकाइटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम द यूरोकाइटिक सेल। प्रोकाइटिक सेल और यूरोकाइटिक सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको इसमें बताने के लिए बोला गया है। तो देखो, जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं कि टू डिफरेंट टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना होता है, तो बेसिकली आपने क्या करना है कि नेचर जिसके ऊपर आप डिसाइड कर रहे हैं डिफरेंसेस बता रहे, एक कॉलम उसका बना लेना, और जो भी टॉपिक्स होंगे आपके 2, 3, 4 जितने भी चीजों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, उसके कॉलम से आपको बना करके इसके आंसर करने हैं। और ध्यान ये रखना है कि देखिए, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 3 डिफरेंसेस मेंशन करने हैं, अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 4 डिफरेंसेस आपको बता देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंपेयर द यूज ऑफ द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर इन द मेंटेनिंग द सोइल फर्टिलिटी। सोइल की जो फर्टिलिटी है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए आपसे बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर जो इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि भाई इन दोनों में कंपैरिजन करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। या फिर आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक इंटरनल चॉइस भी दे रखी है, या तो आप ऊपर वाला ये फर्स्ट वाला कर लीजिए क्वेश्चन, या फिर आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड द एक्वाकल्चर। यानी कि इन तीनों के बीच में एक्वाकल्चर, मैरीकल्चर और फिशिंग, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है और अपना आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन डी, ठीक है। और सेक्शन डी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट है, जिसके अंदर 2 पार्ट आपको बनाए गए हैं, 2 क्वेश्चन स्मॉल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहले ए पार्ट की बात करते हैं, जिसमें आपको बोला जा रहा है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द बॉडी ऑफ द मास m थ्रू द वर्टिकल हाइट h। यानी कि आपके पास ये मास की वैल्यू m दे रखी है और हाइट की वैल्यू h दे रखी है, तो आपसे एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यानी कि एक तरह की इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपको ड्राइव करके इसके अंदर बता देना है। और सेकेंड जो इसका बी पार्ट है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है गिव 2 एसेंशियल कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन। किसी भी काम होने में जो उसके जो 2 एसेंशियल चीजें जो होती है, कंडीशन क्या क्या होती है, दोनों कंडीशन को आपको इसके अंदर बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में मीनिंग वगैरह आपको एक्सप्लेन करनी है इसके आंसर में। और फर्दर आपसे बोला जा रहा है एक्सप्लेन विद एग्जांपल ईच, यानी कि दोनों का आपको एग्जांपल ऐसा करना है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले मीनिंग वगैरह मेंशन कर देना, ठीक है। मीनिंग मेंशन करने के बाद दोनों का एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है इफ द नियॉन एटम इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एग्जांपल है गिवन है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन एटम्स। नियॉन एटम्स का जो एवरेज होगा ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो देखोगे ये थ्योरेटिकल बेस है, सेकंड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। तो 35th क्वेश्चन में आप तो ये दोनों पार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं टफ है, तो आप नीचे आपको इंटरनल चॉइस भी दे रखी है, जो आप ये भी कर सकते हो। जैसे ए में आपसे बोला जा रहा है कि आपको डिस्क्राइब करना बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर्स का जो भी एटम्स का रिलेटेड जो मॉडल था वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब बी पार्ट में आपसे बोला जाए कि समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल। अलग अलग सेल के अंदर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस तरह से करते हैं, उस प्रोसेस को आपको अच्छे से बताना है इसके अंदर,
ठीक है। तो 35th क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस है, यानी कि ऊपर ए बी कर लो या नीचे वाले ए कर सकते हो ए बी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के टर्म्स में लिखा है या ए बी के, बात एक ही है कि आपको या तो दोनों ऊपर वाले कर लो या दोनों नीचे वाले कर लो। ऐसा नहीं करना है आपको एक ऊपर वाला कर लो एक नीचे वाला, इसमें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में आपको बोला गया फर्स्ट पार्ट के अंदर कि ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑन न्यूरॉन। न्यूरॉन को आपका एक डायग्राम आपको बनाना है और उसके जो भी पार्ट्स वगैरह है उन सबको लेबल करके आपको बताना है, यानी उन सबके नेम्स वगैरह आप लिख करके अपना आंसर कंप्लीट करना है आपको। और बी पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेराइड and strength and the cardiac muscular on the basis of their structure and location in the body, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन कहाँ होता है और इनका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, इस बेसिस पे आपको इन सब के बीच में आपको डिफरेंशिएट करके बताना है। स्ट्राइड अनस्ट्रेंट एंड द कार्डिक मसल्स के बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, और जो बेसिस है वो आपको ऑलरेडी गिवन है स्ट्रक्चर की बेसिस पे और इसके लोकेशन की बेसिस पे आपको आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन ई है, और सेक्शन ई के अंदर ये जो है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले आपको ये जो भी केस स्टडी आपको दे रखी है इसको अच्छे से रीड करना है आपको, ठीक है। और इसको रीड करने के बाद आपके लिए जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और जैसे आप देख सकते हैं ये एमसीक्यू नेचर का ही क्वेश्चन है, और ए बी सी डी, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो ए क्वेश्चन के अंदर जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि साउंड वेव्स होते क्या है, ये आपको बताना है। देखो ये आप अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उस बेसिस पे नहीं बताना है आपको, पहले ये जो केस स्टडी है इस पूरे केस स्टडी को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। जब आप इस पूरे केस स्टडी को अच्छे से रीड कर लेंगे उसके बाद आपको इसके जो 4 जो क्वेश्चन है ए बी और ये सी और डी, इन क्वेश्चन के आंसर करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर केस स्टडी। तो जैसे इसमें आप पूछा जा रहा है आपसे कि साउंड वेव्स आर, ये होते क्या है ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन जो दे रखा है इनमें से आपको चूज करना है। और सेकंड जो है आपके पास जो इसका पार्ट है बी पार्ट, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि साउंड ट्रेवल इन द मीडियम विद, जो साउंड होता है किस ट्रेवल करता है किस मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, ये आपको बताना है। और सी में आपसे बोला जाए कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ, कंप्रेशन जो होता है किस चीज का रीजन होता है, किस रीजन में होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। लेकिन पहले आप केस स्टडी पढ़ेंगे उसके बाद ये आंसर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपसे डी में आपसे बोला जा रहा है इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उस केस में आपके पास 4 एग्जाम्पल आपको 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा ये आपने चूज कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है क्वेश्चन नंबर 38 है, और 38 क्वेश्चन में भी आपको केस स्टडी बेस्ड टाइप का ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि रीड द अबव इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है अलग अलग दे रखी है ए बी सी डी की फॉर्म में जो वेसल्स दे रखे हैं, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज आपको दे रखी है पहले आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, और उस बीच पे यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आपको की फॉर्म में जो क्वेश्चंस पूछे गए इन 4 क्वेश्चन के आपको आंसर करना है। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका 37 की तरह 38 भी है, जिसमें आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर एक पार्ट के 1 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो आपको होगा केस स्टडी बेस्ड, वो उसके अंदर भी आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, और उस केस स्टडी को पढ़ने के बाद भी आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन पहले आप क्या करेंगे, केस स्टडी को पढ़ेंगे। और क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या होता है, इज मेड ऑफ, किस चीज से बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपने चूज कर लेना है। और सेकंड में आपसे पूछा जाए द प्रोसेस बाय विच द अमीबिया टेक्स द फूड इज कॉल्ड, उस प्रोसेस के बारे में बताना है जिसके प्रोसेस के थ्रू अमीबिया अपना फूड वगैरह लेती है, उसके बारे में आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ये 39 क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट हो सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये 1 मार्क्स का हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा, और थर्ड क्वेश्चन आपका ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड में तो एमसीक्यू नेचर का हो गया, और थर्ड में आपको एक्सप्लेन करके इसका आंसर लिखना है, वो किस पे, ये केस स्टडी बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर 9th का जो आपका टर्म 2 यानी एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो ये प्रैक्टिस के लिए था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना। फर्दर आप चाहते हो किसी और सब्जेक्ट की वीडियो भी देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @Mr. Krishna Sa, जहां आप मुझे फॉलो करके पर्सनली मैसेज करके भी अपनी बातें मेरे सामने रख सकते हैं। तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।